Recording in progress. आवाज आ रही है? यस सर। Students, doubts? दो क्वेश्चन टेस्ट में बता रहा पहले कोई डाउट्स है? क्वेश्चन नंबर 41 से 45 कोई डाउट? पेपर नहीं है सब पीडीएफ नहीं है। नहीं है अभी यार, क्या करते हैं? चलो भेज दिया, कल देखना। कल क्लास है अपनी, कल दोनों पेपर डिस्कस करेंगे अपन। जो फर्स्ट लास्ट संडे हुआ था और जो कल हुआ, याद से कल दोनों पेपर डिस्कस करें, ठीक है ना। आज उसके न्यूमेरिकल्स और खत्म करते हैं। लास्ट कल किया था वो तो अच्छा है। अच्छा टाइम वाला क्वेश्चन कर देना, डिस्कशन के बाद आ अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। In a container, 5 moles of oxygen and 6 moles of SO2 कर रहा हूँ, sulfur dioxide, and 6 moles of methane are present. ठीक है। A small aperture is made in the container. कंटेनर में छोटा सा होल कर दिया आपने, then calculate ratio of number of moles left behind in the container of the two gases.
इन दो गैसेस के बचे हुए मोल्स का आपको रेशो बताना। पहले जो गैस बोली उसको पहले यूज करना है, बाद में जो बोली जो बाद, यानी आपको NSO2 रेशो NV2 ये बताना, या यूं लिख सकते हैं NSO2 डिवाइडेड बाय N, ये बताना। तो क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, पूछा। अब करें तो हुआ कुछ? 3/2। एक आंसर आया है 3/2, एक आंसर आया है 3/2, एक आया है 5/2, एक आया है 3/1, और कुछ नन। एक आंसर और दिख रहा है यहाँ पे, 7/3। और कोई? चलिए करते रहिए। हम तो पहले रेट्स का रेशो निकाल, पहली गैस मेरी SO2 है, दूसरी गैस मेरी है, बाकी बातें बाद में सोचो। रेट्स का रेशो निकालना है तो फार्मूला है P1A1 अपॉन P2A2 अंडर रूट T2M2 अपॉन T1M2। जो चीजें कॉमन होंगी, चेंज नहीं हो रही, उनको पर हटा दो। जैसे दोनों गैसेस सेम कंटेनर में, उसका मतलब ये है कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर कैसा होगा, सेम। भाई हम लोग सेम कंटेनर में बैठे हैं तो हम लोग को सेम टेम्परेचर, ठंड गर्मी बराबर ही फील हो रही होगी ना। तो T1 T2 हटा दो इसमें। अच्छा, गैस एक ही है, दो अलग अलग गैस, उनके मॉलिक्यूलर मास तो अलग होंगे, ये तो रखा रहे। अब A1 A2 क्या होता है, अपर्चर का साइन, एक ही होल की है, उसी से दोनों गैसेस बाहर आए। दो अलग अलग कंटेनर नहीं है, दो अलग अलग होल नहीं है, तो अपर्चर के साइज का कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए सेम। ये था प्रेशर, सेम कंटेनर में सेम होगा नहीं। ये कौन सा प्रेशर होता है, ये बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, ये कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेशर प्रोड्यूस कर रही होती है वो होता है। कौन सा प्रेशर होता है, जो गैस प्रोड्यूस कर रही है कंटेनर। अब ये भी तो सेम हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि कंटेनर के अंदर दोनों गैसेज या तीनों गैसेज या जितनी भी गैसेज, उनका प्रेशर सेम तब होता है जब उनके मोल बराबर नहीं। आप देखिए मैंने यहाँ पे इनके मोल
अलग अलग ही। अगर इनिशियल मोल अलग अलग हैं तो कंटेनर के अंदर दोनों गैसेस का प्रेशर भी अलग अलग होगा। यह मीन P1 P2 की वैल्यू चाहिए पड़ेगी। अभी कैसे निकली? तो मैंने बताया था P1 बाय P2 की जगह आप N1 बाय N2 लिख सकते हैं। जो मोल्स ले वो लिख सकते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N मोल। और हमारा फार्मूला इतना बचा, इतना फार्मूला बचा, ठीक है। अब R1 अपॉन R2, N1 यानी पहली गैस के मोल 5, N2 यानी दूसरी गैस के मोल 6, अंडर रूट M2 यानी दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास 16, M1 पहली गैस का मॉलिक्यूलर मास 64, SO2 का मॉलिक्यूलर मास 16 4 जा 64, रूट लेंगे 5/6 इंटू 1/2, 4 का रूट 2 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ 5/12, ये R1 R2 निकल। अभी इतना करें फिर अपन सोचते हैं क्या करें, इतना लिख लें फिर आगे बात करें, फिर देखेंगे कुछ क्या है। केमिस्ट्रियां खत्म हो, अब गणित का खेल शुरू। हो गया, देख लिया। अब हम R1 R2 की बात करें जो कि हमारा 5/12 आ चुका है। R1 बाय R2 स्क्वायर टू, रेट के फार्मूले कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, आपको बताया था। वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम, दूसरा मोल डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम, तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम, चौथा लेंथ ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टाइम। वेट अपॉन टाइम ले सकते हो? नहीं, वेट अपॉन टाइम कभी नहीं। या हम कौन सा यूज करना पसंद करेंगे? मोल वाला। तो सवाल मोल में चले। NSO2 पहली गैस SO2 अपॉन N मीथेन इनटू T2 बाय T1। ये N1 है तो T1 अपॉन में। अच्छा, अब मैं SO2 और मीथेन हटा के मैं 1/2 लिख देता हूं। ये N1 और N, अब रुको, ये N1 N2 नहीं, गलत लिखा। N1 डैश N2 डैश। N1 N2 तो ये 5 और 6, हाँ, जो इनिशियल मोल। ये कौन से मोल होते हैं? जितने बाहर निकल गए, जितने बचे वो नहीं होते, जितने बर्तन से बाहर निकल गए, ये वो वाले मोल। समझ रहे हैं बात? अच्छा, टाइम तो वो तो सेम है, 10 सेकंड 20 सेकंड जितने भी टाइम में दोनों कैसे एक साथ डिफ्यूज हो रहे हैं ना, एक ही छेद है, एक होल में से निकल, ठीक है ना। तो अपना ये बचेगा। अच्छा, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कर निकाल सकते, 5/12 इक्वल टू N1 डैश अपॉन N2 डैश। ये हमारा क्या आ गया? ये मोल्स आ गया, मोल्स का रेशो आ गया जो डिफ्यूज हो। अब क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा? डिफ्यूज में मोल पूछे या लेफ्ट बिहाइंड पूछे? लेफ्ट बिहाइंड। अब ये पता करना है आपको कैसे पता चले। ये सब कुछ तो कर दिया भाई। कितने मोल इनिशियली थे वो हमें पता है, कितने डिफ्यूज हो गए ये हमें पता है। अब आपको सोचना है कितने बचे। 5/12 बचे, कैसे निकाला? टोटल मोल्स में से डिफ्यूज मोल को
माइनस करती है। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत है, ये टोटल मोल्स और डिफ्यूज मोल, टोटल मोल दिए हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड नहीं आए। ये तो उनका क्या आया, रेशो आया। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां कितने मोल बचे हैं अलग अलग, ऐसे नहीं काम चलता। डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं ऐसे, इनिशियल मोल के रेशो में से डिफ्यूज मोल का रेशो माइनस कर सकते हैं ऐसे, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, अच्छा अगर इस क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द रेशो ऑफ मोल्स डिफ्यूज, तो सीधे सीधे आंसर आ जाता। ये अपना रेशो आ गया, रेशो ऑफ मोल्स डिफ्यूज। अब देखो लगाओ भैया गणित कैसे करोगे भाई, मुझे तो गणित आता नहीं, आप लोग बताओ कैसे करोगे। अगर 5 मोल पहले थे, 6 मोल उसके थे, इस रेशो में डिफ्यूज हो गए, तो कितना बचा है कैसे निकाल। इधर से कोई लास्ट तक ला दिया सवाल, आपको गणित सोचना है आपको कि कैसे निकाला है। सर ऐसे कि 5/12 का रेशियो है, तो अगर वो 6 मोल होगा तो उसका हाफ कर देंगे, वो 2.5 मोल होगा। ठीक है, तो फिर उस केस में तो फिर दूसरी गैस पूरी डिफ्यूज हो जाएगी। 5 मोल डिफ्यूज मान के देख लेंगे। स्टैंडर्ड अपन 5 मोल मान के ले लें, पर 5 मोल स्टैंडर्ड है, मतलब 5 मोल SO2, रेशो 5:12 आ रहा है डिफ्यूजन का, यानी 5 मोल अगर आपकी SO2 डिफ्यूज होती है, तो उसके साथ साथ 12 मोल मीथेन डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन कंटेनर में मीथेन 12 मोल है क्या, नहीं है। तो अपने को जो कम, मतलब जिसकी डिफ्यूजन रेट ज्यादा, उससे कंपेयर करना है। 12 मोल अगर मीथेन डिफ्यूज हो, ये रेशो क्या बता रहा है, RSO2 रेशो R मीथेन इक्वल टू 5/12। मतलब अगर 12 मोल मीथेन डिफ्यूज होगी, उसके बदले में 5 मोल SO2 डिफ्यूज। हमारे पास क्या 12 मोल मीथेन है, नहीं, 6 मोल, हम पूरी 6 मोल डिफ्यूज करा रहे। 6 मोल डिफ्यूज होगा, ये कितना आएगा 2.5। ठीक है, अब अगर ये 2.5 मोल है, ये कितना ये बचागा 2.5, 5 में से 2.5 डिफ्यूज होगा तो कितना बचा, 2.5 बचा, और ये कितना बचा, 0। 2.5 और 0 का रेशो इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। एक्चुअली इसके आगे सवाल चलिए, CH4 को 5 मोल डिफ्यूज मान लेंगे तो रेशियो 1:1 हो जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड निकाल ही नहीं पाओगे जब तक आपको टाइम गिवन नहीं। डिफ्यूज का रेशो आप निकाल सकते हो, कितनी चीज डिफ्यूज हो गई, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो गया, तो निकाल सकते हो। लेकिन जब तक टाइम नहीं दिया, क्या नहीं दिया, टाइम नहीं, तब तक आप बचा हुआ अमाउंट नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि वो तो हर टाइम चेंज होगा। बचा हुआ अमाउंट तो हर टाइम चेंज होगा ना, 2 सेकंड बाद कुछ और होगा, 3 सेकंड बाद उसका रेशो बदलता रहेगा लगा। डिफ्यूज होने का रेशो फिक्स, बचे होने का रेशो फिक्स नहीं। इस बात को ध्यान में रखना, लेफ्ट बिहाइंड अगर आए तो आपको क्या दिया होना चाहिए, टाइम दिया होना चाहिए, तब आप करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लेके इस चीज को लिखना। 5 सेकंड बाद कितना बच रहा है वो आप निकाल सकते। सर वो नीचे 25 लिखा है,
2.5 लिख रहा है। The next shifted solid state. क्या बोला तुमने? हाँ यार अभी देखता हूँ प्लान। चल एक और क्वेश्चन करके बताइए। In a 2 meter long glass tube, NH3 gas enters from one end, एक सिरे से, while HCl gas enters from other end, दूसरे सिरे से। At what distance, कितने डिस्टेंस पर? At what distance from ammonia end? अमोनिया एंड मतलब जिस तरह से अमोनिया एंटर हुई। At what distance from ammonia end white fumes of NH4Cl will form? क्या होता है? अमोनिया और एसिड आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बना रहे हैं, इसका सफेद रंग का धुआं बनता है। तो पूछ रहा है कि एक ट्यूब है, जैसे एक ट्यूब है ये स्केच की तरह, उसके एक सिरे से अमोनिया भेजिए, दूसरे से HCl। तो अमोनिया वाले सिरे से कितने डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तभी तो व्हाइट फ्यूम बनेंगे। लेंथ ट्यूब की कितनी दी है? 2 मीटर। वन 1.18 मीटर। एक आंसर आया 1.18 मीटर। देखते हैं
एक आंसर आया 1.2। देखते हैं। तो 1.28। 1.2। ये 1.18 है तो लगभग वही होगा। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 रहेगा, 2 मीटर की लेंथ। ये ट्यूब है, यहां से अपन ने इसमें अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस करी, यहां से क्या इंट्रोड्यूस किया है, HCl। पूरी ट्यूब की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ये अमोनिया एंड है, मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर हमारे व्हाइट फ्यूम्स बंद इस जगह, यहां पे मिलेंगे। ये कितना डिस्टेंस बचेगा, 2 माइनस एक्स। तो जो x है ये क्या चीज, ये x हो गई वो लेंथ जो अमोनिया ने ट्रेवल करी, L1। 2 माइनस एक्स क्या हो गया, वो लेंथ जो हमारे HCl ने ट्रेवल करी, L2। अब मुझे याद आ रहा है अपन ने फार्मूला पढ़ा था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू T2 बाई T1 होता। अच्छा, दोनों गैसेस को एक साथ छोड़ा गया है यहां से, तो ट्रेवल करने के लिए टाइम भी कितना मिलेगा, इक्वल। जितने टाइम में ये यहां आएगी उतने टाइम में ये यहां आएगी। भाई दो ट्रेन है, यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, कब टकराएंगे आपस में पूछ रहा है वो। ऐसे फिजिक्स में भी सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आके टकराएंगी दोनों ट्रेन, टाइम तो सेम है, T1 इक्वल टू T2 है। तो फिर फार्मूला क्या बचा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये चीज समझ में आ गई। अब अपने को पता है R1 अपॉन R2 होता है P1A1 अपॉन P2A2 इंटू अंडर रूट T2 T1 इंटू M2M। अब यहां दोनों गैसेस एटमॉस्फेयर से अंदर आ रही, यानी इस पे भी 180 प्रेशर लग रहा है, इस पे भी 180, बाहर से अंदर आए ना, तो प्रेशर सेम है। एरिया ऑफ अपर्चर दोनों का सेम मान लें पड़ेगा, क्योंकि दिया नहीं उसने ऐसा कुछ कि इसका होल बड़ा है उसका होल छोटा है, ऐसा कुछ। टेम्परेचर भी सेम है दोनों गैसेस के लिए। तो हमारा फार्मूला बचा L1 अपॉन L2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। अब L1 की वैल्यू x है, L2 की वैल्यू 2 माइनस एक्स है, M2 यानी दूसरी गैस, यानी HCl मेरी दूसरी गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास 36.5, सारे पैकेट्स क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का जोड़ दिया तो 36.5। और M1 यानी अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17, इसका रूट 17 2 जा 34 होता है, ये 36.5, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 का रूट मेरे ख्याल से 1.414 होता है, तो 2 से ज्यादा है तो 1.414 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 1.5 आ रहा है मान लें अप्रोक्सीमेट। चलो मैं करके देख लेता हूँ एग्जैक्ट। आप लोगों के पास नहीं रहेगी, मेरे पास तो रहेगी ना कैलकुलेटर की सुविधा। इनको डिवाइड करने पे आ रहा है 2.14, तो x अपॉन 2 माइनस एक्स आ रहा है 2.14 डिवाइडेड बाय 1 का रूट। अब इसे डिवाइड किया, रूट नहीं निकाला, अब मुझे 2.14 का रूट चाहिए।
1.5 into 1.5 to 2.25 आता है। ये 1.46 आ रहा है लगभग। तो ये बच रहा है आपका x अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1.46। अभी भी x नहीं आया, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल टू 2.92 माइनस 1.46x, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, 2.46x इक्वल टू 2.92, x इक्वल टू 2.92 बाय 2.46। एक से तो ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा, एक से ज्यादा क्यों आ रहा है ये भी सोचो। कि अमोनिया हल्की गैस 17 था ना मॉलिक्यूलर मास, और ये भारी गैस थी 36.8। हल्की गैस ज्यादा दूर ट्रेवल कर जाएगी, तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसी है, ज्यादा, तो ज्यादा दूरी तक आए। यानी यहाँ बीचों बीच का एरिया 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस अमोनिया ट्रेवल करेगी, ये उससे कम कर पाएगी। ये सही चल रहा है। अब 2.46 का डिवाइड करना रहेगा बस। 1.18, तो पहला आंसर जो मित्र ने कहा तो सही है, 1.18 के लगभग मीटर। यानी यहां से 1.18 मीटर दूरी को व्हाइट फ्यूम्स पर, और यहां से देखो 2 में से माइनस कर कितना 0.82, और यहां से 1.1, ऐसा है।
इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? कोई आंसर आया? एक आंसर आया है 12 या 1. सॉरी कुछ पुराना आंसर है 1.42 सेंटीमीटर 1.42 सेंटीमीटर हो सकता है हमारे 162 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को कैसे, दो तरीके, equals to 8. ये होता है बैरोमीटर। एक टब होता है, उसमें मरकरी भरा होता है और उसमें एक टेस्ट ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब। ये मरकरी का लेवल है टब। इस ट्यूब में मरकरी अपने आप ऊपर चढ़ता है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से प्रेशर लग रहा है, मरकरी को ऊपर धक्का देता है, ऐसे चढ़ता है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ऊपर से बंद, मरकरी ऊपर चढ़ती, ये मरकरी चढ़ गई। कितनी हाइट तक चढ़ जाती है? तो आंसर है 76 सेंटीमीटर और यू कैन से 760 मिलीमीटर। ऐसा मरकरी हाइट तक चढ़ती है। अब सेंटीमीटर मिलीमीटर तो क्या यूनिट ऑफ लेंथ, प्रेशर यूनिट तो है नहीं। इस हाइट और इस एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या रिलेशन है? तो उसके लिए रिलेशन होता है P इक्वल टू HdG, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मरकरी, या जो भी लिक्विड आपने लिया, मरकरी लिक्विड होती है, D यानी डेंसिटी और G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेशन याद होना चाहिए। अब इस रिलेशन में ध्यान रखना है कि या तो सारा डेटा एमकेएस सिस्टम में रहेगा, जानते ना यूनिट सिस्टम एमकेएस एसआई, या सारा डेटा सीजीएस सिस्टम में रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते कुछ एमकेएस में रख रहे हैं, कुछ सीजीएस में रहेगा, कुछ पता नहीं किसके और में रख रहे हैं। अब इस सवाल में प्रेशर दिया, कितना दिया? 0.880।
तो मैं यहां लिख दूंगा 0.8 इंटू 10⁵ ये क्या कर दूंगा, मैंने कहा डेटा एक ही सिस्टम में आना चाहिए। एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना एमकेएस यूनिट है ना सीजीएस, ये तो ऐसी जनरल यूज वाली यूनिट, तो मुझे एमकेएस या सीजीएस यूनिट में बदलना पड़ेगा। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल, एमकेएस यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई एमकेएस एक जल्दी चलता है, तो पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल हो, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये प्रेशर की यूनिट, ये एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है अपना, और मीटर की जगह सेंटीमीटर है, ये होता है। ये मैंने इसको पास्कल या यूं कह लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ बाकी डेटा भी कैसे करना पड़ेगा, एमकेएस सिस्टम। हाइट ऑफ द कॉलम दी है, पूछिए एच ऐसी लिखा रहेगा, डी यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कितनी डेंसिटी थी, 5.6 ग्राम पर सीसी। अब ये नहीं कर सकते, सॉरी तो नहीं कर सकते, एमकेएस यूनिट में ग्राम पर सीसी सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट करिए, न्यूमेरिकल तब तक नहीं होंगे तो यूनिट नहीं सीखा किसी भी सब्जेक्ट में, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री। ग्राम पर सीसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, कैसे करो, वेरी सिंपल, जहां ग्राम लिखा है वहां किलोग्राम लिख दो, जहां सेंटीमीटर लिखा है वहां मीटर लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक मान लिया मैंने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूबिक। अब मैं क्या करूंगा, ग्राम की जगह किलोग्राम लिख दूंगा, लेकिन ग्राम और किलोग्राम बराबर थोड़ी होते हैं, तो आप वो रिलेशन लिख दो जो होता है ग्राम किलोग्राम। 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, तो रिलेशन लिखने होते हैं यूनिट बदलने। 1 ग्राम जितने किलोग्राम के बराबर है मैंने वो लिख दिया वहां। अब नीचे क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब तो बाद में लगा लेंगे। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻ मीटर के बराबर होता है, उस पर क्यूब लगा दिया मैंने। ये आ गया अब 10⁻³ किलोग्राम अपॉन 10⁻⁶ मीटर क्यूब, -2 का क्यूब -6 हो गया, -6 ऊपर जाएगा +6, -0 +6 इतना बचा +3। तो आप तो याद कर लीजिए कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक को किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻³ का यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। करके भी दिखा दिया। अब रख लो कि डेंसिटी की सीजीएस यूनिट को एमकेएस में लाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, या इनटू में मैंने कर दिया 10⁻3। अब जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एमकेएस यूनिट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल आएगी, लेकिन अगेन ये हाइट मीटर में निकलेगी। तो सारा डेटा एमकेएस सिस्टम में रखा है, तो आंसर भी एमकेएस सिस्टम में ही आएगा। कोशिश 1.42 मीटर। ये कैलकुलेशन 1.42 मीटर बता रहे हैं हमारे, 1.42 मीटर। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 142
सेंटीमीटर होती है। ये हाइट मरकरी के कंपैरिजन में, मरकरी कितना हाइट तक चढ़ता है? 76 सेंटीमीटर, और ये कितना चढ़ा? 142 सेंटीमीटर, ज्यादा हाइट तक चढ़ा। क्यों चढ़ा ज्यादा हाइट? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। हाइट ऑफ द कॉलम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो डी अगर अपॉन में जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इसमें पानी भर दें, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ता है? 76 सेंटीमीटर। अगर इसमें पानी भर दें आप मरकरी की जगह, तो मरकरी चढ़ता है 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ये 100 से भी कम है, पानी चढ़ेगा 1000 से भी ज्यादा, क्योंकि पानी की डेंसिटी काफी कम होती है, 1 ग्राम पर सीसी। मरकरी की डेंसिटी याद है किसी? रट लेना बेटा, मरकरी की डेंसिटी बार बार इस्तेमाल होगी, देंगे नहीं कहीं। 13.6 ग्राम पर सीसी, ये मरकरी की डेंसिटी। डन। इस सवाल को करने का एक और तरीका, एक तो ये बता ही दिया, इसको आप कंपैरिजन करके भी कर सकते। कंपैरिजन करके कैसे? तो मुझे मरकरी की हाइट है ना, पता है कितनी हाइट तक चढ़ती है? एट 1 ATM 76 सेंटीमीटर मरकरी चढ़ता है। 1 ATM पे मरकरी कितना चढ़ता है? 76। अगर यह प्रेशर चेंज नहीं करता तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर देता, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। 1 ATM पे 76 चढ़ता है, तो 0.8 ATM पर कितना चढ़ेगा आप ये निकालो। वेरी सिंपल, 0.8 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 76। कितनी हाइट तक हमारा मरकरी चढ़ेगा? सेंटीमीटर। अब करो कंपेयर। कंपेयर कैसे? H1D1 इक्वल टू H2D2। इस फार्मूले में प्रेशर तो सेम कर लिया, जी होते ही कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो H इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट। H1D1 इक्वल टू H2D2। अब हमारा मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ रहा है? 0.8 इंटू 76, 0.8 ATM पे। और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6। दूसरे लिक्विड की मुझे हाइट निकालनी है और उसकी डेंसिटी कितनी दी है? 5.6। इसको कैलकुलेट करिए, ये भी 142 है। एक और तरीका, यहां मैंने 1 ATM प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी होता है, तो 0.8 ATM पे कितना होगा ये लिखा। ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो इस फार्मूले को 2 बार अप्लाई कर दीजिए। P1 इक्वल टू H1D1 इंटू जी अपॉन में P2 इक्वल टू H2 इंटू D2 इंटू जी। ये लिख सकते 2 बार। जी में 1 और 2 नहीं लगाएंगे, वो तो फिक्स है, कैंसिल हो गया। P1 ये मान लीजिए मरकरी के लिए बात कर रहा हूं, और ये मेरे अननोन लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं। तो मरकरी का प्रेशर होता है 1 ATM पे। अगर आप 1 ATM प्रेशर लें तो मरकरी की हाइट होती है 76 और डेंसिटी होती है 13.6। अपॉन में इस वाले सवाल में मैंने प्रेशर कितना ले रखा है? 0.8, तो मैंने नीचे 0.8 लिख दिया। इसकी हाइट मुझे चाहिए और उसकी डेंसिटी है 5.6। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी वही काम होगा जो अपन ने अभी करा। ठीक है, देखो H2 ऊपर आएगा तो 0.8 इंटू 76 इंटू 13.6 डिवाइडेड बाय 5.6, सिंपल 5.6 अपॉन में जाएगा। तो 3 तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगेगा उससे सवाल कर सकते हैं इस तरीके।
हो गया? हटा दो। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने जो बना हुआ है, यू शेप की ट्यूब जो है, जो कि मरकरी के कंटेनर से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं मैनोमीटर। व्हाट इज दिस? मैनोमीटर। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी बर्तन में, जैसे कंटेनर है, किसी बर्तन में रखी गैस का प्रेशर नापने। क्या करते हैं, यहां जो इसका कनेक्टर है उससे कंटेनर को जोड़ देंगे। वैसे वॉल्व लगा है, जोड़ने का वॉल्व खोल देंगे, इसमें ये मरकरी भरी। नॉर्मल कंडीशन में इस मरकरी का लेवल इस यू शेप ट्यूब के दोनों लिंब में, इनको लिंब बोलते हैं, पैर, LIMB, लिंब यानी पैर। इन दोनों लिम्ब्स में मरकरी का लेवल बराबर। कैसा होता है? बराबर। अगर ये क्लोज एंड मैनोमीटर है, क्लोज एंड मतलब ऊपर से सिरे इसके कैसे हैं? बंद। अगर ये ओपन एंड मैनोमीटर हो, यानी ऊपर से इसके सिरे खुले हो, अगर ऊपर से सिरे खुले होते, इसका मतलब इस पे क्या लगता हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये वाला सिरा मान लो ओपन है, तो फिर यहां से प्रेशर पड़ रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर मरकरी को इधर धक्का मारा, तो फिर यहां ये डिफरेंस आता है इन दोनों के लेवल में, जो आता वो 76 सेंटीमीटर होता है। क्यों?
एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है 70। अभी मैंने क्लोज्ड एंड मैनोमीटर यूज किया है, मरकरी लेवल इक्वल इन बोथ लिम्स, दोनों लिम्स में मरकरी लेवल कैसा होगा इक्वल, और यहां पे 76 सेंटीमीटर डिफरेंस इन मरकरी लेवल इन द टू लिम्स। ये कब? जब आपने कोई कंटेनर इसमें नहीं जोड़ा है, नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर आप इसमें कंटेनर जोड़ जिसमें गैस भरे, तो ये जो लेवल का डिफरेंस है चाहे इक्वल था 76, अब ये चेंज हो जाएगा। जितना चेंज हो जाएगा वो हमारे उस गैस का प्रेशर कहलाएगा। तो इस डायग्राम में मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस ए? गैस ए का प्रेशर क्या है ये मैंने पूछा। बड़ा आसान सवाल है। हाँ सही है। अरे भाई सिर्फ कुछ नहीं करना, इन दोनों लिम्स में डिफरेंस देख लो। ये जमीन से 120 मीटर हाइट पे, 120 सेंटीमीटर हाइट पे, ये जमीन से 70 सेंटीमीटर हाइट पे। तो प्रेशर जो होगा ये H, ये निकालना है आपको, ये आपका प्रेशर है। तो यहाँ प्रेशर होगा गैस का 120 माइनस 7, यानी 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पेपर में हो सकता है सेंटीमीटर मरकरी में नहीं, एटीएम में दे दे, पास्कल में दे दे, उसको कैसे बदलेंगे? पास्कल में कैसे बदलेंगे? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने का तरीका है HDG। हाइट हमारी 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻⁻² कर दिया। क्यों? मीटर में रखना, एम के सिस्टम ही चलाना। डेंसिटी मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, किलोग्राम पर सीसी में करना। और ग्रेविटी कितनी है 9.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या यूं पास्कल में आ जाएगा। एटीएम में नहीं, एटीएम में चाहिए तो फिर इसमें 10⁵ का डिवाइड करना पड़ेगा, तब एटीएम में करना। केमिस्ट्री कहीं नहीं है, सारी फिजिक्स चल रही है, थोड़ा बहुत पढ़े। फिजिकल केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स ज्यादा चलता है। अब ये सब देखे नहीं होंगे तो उनपे क्वेश्चन बने आ जाते हैं, डायग्राम वायग्राम पेपर में, तो हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या देखते है। कुछ नहीं, क्या किया भैया 120 माइनस 7 क्या था इसमें? घटाना नहीं आता, हो गया सवाल। डायग्राम एक बार देखे होने चाहिए, सारी चीजें दिखा रहा हूं। तो प्रेशर नापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, बैरोमीटर और दूसरा मैनोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है हवा, मैनोमीटर किसी बंद बर्तन में, बंद बोतल में भरी हुई गैस। हो गया? चलिए ये क्वेश्चन करके बताओ।
in a container 5 moles of N2, 6 moles of O2 and 4 moles of H2 hydrogen. 4 moles of H2 are present. If the total pressure in the container में जो total pressure is, total pressure in the container is 400 mm of Hg. Then calculate partial pressure of hydrogen gas. आसान सा सवाल है, करके देखिए। आंसर टाइप कर लो, प्लस 9 नहीं प्लस कर, ठीक है टाइप कर 106 mm of Hg. एक आंसर आ रहा है 106, देखते हैं। क्लियर है? कहां से होगा, किस सेट से होगा, किस टॉपिक से होगा? मोल फ्रैक्शन. डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में मैंने बताया था, डाल्टन्स लॉ से होगा। और आंसर आया है, ये भी 106 आया। तो अपन ने पढ़ा था पी गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। चाहे तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो P गैस इक्वल टू X गैस इनटू P टोटल। ये हमें गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसका निकालना है? H2 का। तो यहाँ पे H2 लगा दो, यहाँ गैस निकालना है तो PH2 इक्वल टू X H2 इनटू P टोटल। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? सर मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन चैप्टर में निकाला करते थे। अरे कहीं भी निकाल सकते हो, मोल तो मोल है। जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल न्यूमरेटर में और सारी चीजों के मोल जोड़ के डिनोमिनेटर में। कौन सी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 4 मोल हैं, ये न्यूमरेटर में होगा। डिनोमिनेटर में सब मोल जोड़ो, 5 और 6 और 4, 5 प्लस 6 प्लस 4 इनटू में P टोटल। P टोटल कितना दिया? 400 mm ऑफ Hg। तो आंसर भी m ऑफ Hg में निकलेगा। पेपर में ATM में तो ये चेक कर लेना। तो ये क्या 4/15 इनटू 400, 1600 डिवाइडेड बाय 15, 15 बन जा 15, 1 बचा, 10 में नहीं गया 0, 15 6 जा 90, 106.66 है ना mm ऑफ Hg। ठीक है 106 से बता।
थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन, अब करके बताओ। सेम आए। सही बात, आंसर आएगा 106.66। सर ये कैसे, तो वॉल्यूम दिया था। आपकी जानकारी के लिए वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनका रेशो फिर इक्वल आएगा। जो चीजें प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशो कैसा आता है, सेम। तो आज के बाद ध्यान रखें, वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, लेकिन किसके लिए, फॉर गैसेस एट सेम टेम्परेचर में, ऐसे सेम टेम्परेचर प्रेशर कितना भी हो और सेम होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन एक ही बात हो, मोल और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों प्रोपोर्शनल है, एक जैसे चलते, तीनों का फ्रैक्शन इक्वल आता है। इस बात का इस्तेमाल आगे भी एक चीज में करेंगे, इसको कहते हैं यूडियोमेट्री, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे इस बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास के लिए दोनों टेस्ट पेपर तैयार करके लाएंगे, पीडीएफ के साथ भेज दिया था आपको, ये वाला भी भेज दिया मैंने, पीडीएफ में आंसर भी भेज दिया, ठीक है ना, अभी बोल दो तो दोनों तैयार करके आएगा, हम कल उनको डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।